हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विलेजली के सहायक संधि। ठीक है, यानी आप लोगों को पता होगा विलेजली 1798 में वो गवर्नर बन के आता है, गवर्नर जनरल। ठीक है, जो 1805 तक भारत में रहता है। यह बहुत ही विस्तारवादी व्यक्ति था। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार चाहता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसी क्रम में इन्होंने एक सहायक संधि लाया। ठीक है, एक सहायक संधि का प्रस्ताव लाया भारत में और इन्होंने भारतीय राजाओं पर लगाया, मतलब सहायक संधि करने के लिए कहा। ठीक है, और उन्हीं सहायक संधि के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सहायक संधि क्या था, सहायक संधि के शर्तें क्या थी, लाभ क्या थी सहायक संधि की, क्या हानि हुई है ना, और कौन कौन से जो राज्य है जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, इन सब का हम लोग बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहें। ठीक है, आपको निराशा नहीं होगी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए, और इसका PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा यदि आपको चाहिए तो। देखिए, यह जो क्वेश्चन है BA पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री आता है, क्वेश्चन ऑलरेडी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इससे पहले मैं 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये चौथा क्वेश्चन है, यानी 21 से 24 सेशन वाले के लिए। ठीक है, 21 से 24 सेशन वाले के लिए मैंने टॉप 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का ऑलरेडी करा चुका हूँ, सभी पेपर का, यानी पेपर 5, 6, 7, 8। ठीक है, चारों पेपर का मैं टॉप 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, जिसमें से पेपर 5 का मैं आंसर अभी करा रहा हूँ। उसके बाद पेपर 6, 7, 8 सबका कराऊँगा। ठीक है, इसमें से चौथा क्वेश्चन है। इसलिए आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और वीडियो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। ठीक है, और ये भी नेक्स्ट कमेंट कीजिएगा कि आपको किस क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए। चलिए, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, विलेजली के सहायक संधि का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, या लॉर्ड विलेजली के सहायक संधि। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझाता हूँ। सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक मैत्रीय समझौता थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राजाओं के बीच में क्या थी? एक मैत्रीय समझौता थी। कौन? सहायक संधि, जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथों अपनी संप्रभुता खो दी। ठीक है, संप्रभुता खोने की मतलब होता है कि वो अपना विदेशी अधिकार, यानी जो बाहर का जो अधिकार है वो खो दिया। यानी कहने का मतलब कोई विदेशी समझौता हो गया या अन्य राज्य से बातचीत हो, युद्ध हो, ये सब वो नहीं कर सकता था। कौन? भारतीय राजा जो सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था वो। ठीक है, यह एक बड़ी प्रक्रिया थी जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ। सही बात है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का विकास हुआ, निर्माण हुआ। इसे 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलेजली द्वारा बनाया गया था। ठीक है, देखिए, लॉर्ड विलेजली द्वारा बनाया गया था क्या चीज़ है? सहायक संधि। ठीक है, ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड विलेजली के द्वारा, जिसका कार्यकाल इतना रहा है। ठीक है, गवर्नर के रूप में। किंतु सबसे पहले इस सहायक संधि का जो प्रस्ताव था किसने लाया था, प्रयोग किसने किया था? ठीक है, वास्तव में इसका प्रयोग पहली बार फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्ले द्वारा किया गया था। यानी डुप्ले, आपको याद रखना, सबसे पहली बार सहायक संधि का प्रयोग किया था। ठीक है, किंतु उस समय इस सहायक संधि का मायने कुछ और था। ठीक है, उसका नियम कुछ अलग था। ठीक है ना, कुछ हद तक। और यहाँ पर इन्होंने तो पूरा चेंज ही कर दिया। क्या क्या शर्तें थी वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए,
ये आपको परिचय में इतना इतना लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है कि सहायक संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी, ठीक है। सहायक संधि की शर्तें क्या थी, तो देखिए पहला कि भारतीय राजाओं की विदेशी संबंध, ठीक है। क्या कह रहा है समझ लीजिए, भारतीय राजाओं की विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। यानी विदेशी संबंध के मतलब उस समय देखिए, मान लीजिए कि एक पंजाब है, ठीक है, एक हरियाणा है, ठीक है ना, तो ये दोनों राज्य एक दूसरे के लिए विदेश था, एक दूसरे के लिए क्या था, विदेश था उस समय, ठीक है ना, क्योंकि सभी क्षेत्र के अलग अलग राजा होते थे, सबका अपना देश होता था उस समय, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ये दोनों में कोई भी बातचीत करनी है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये दोनों में बातचीत करनी है तो वो अब अंग्रेज कर पाएंगे। अगर जो सहायक संधि को स्वीकार कर लिया है जो राज्य, वो राज्य अपना विदेशी संबंध खो देता था, न युद्ध कर सकता है, न कोई बातचीत कर सकता है, न कुछ भी अन्य राज्य से बिना अंग्रेजों से पूछे हुए। तो यही कह रहा है कि कंपनी के अधीन हो गया विदेशी संबंध, ठीक है। उसके अलावा वह कोई युद्ध नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे तथा अन्य राजाओं से बातचीत कंपनी द्वारा होगी। और क्या कर रहा, अन्य राजाओं से बातचीत कंपनी द्वारा होगी, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखनी होगी तथा उस सेना का खर्च राज्य को स्वयं उठाना पड़ेगा। अब क्या था इस संधि में कि पहला तो विदेशी संबंध कंपनी के हाथों में चला गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि कंपनी की एक टोली सेना, ठीक है ना, मान लीजिए एक सेना में एक व्यक्ति नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सेना कहाँ आएगा, उस राज्य में आएगा। मान लीजिए कि सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया, ठीक है ना, हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद के पास एक टोली सेना आ गया, ठीक है। अब इस सेना कहाँ रहने लगा, हैदराबाद में। और इसका जो खर्च हुआ, ठीक है ना, इसका जो खर्च हुआ ये कौन उठाएगा, तो फिर से ये हैदराबाद उठाएगा। जबकि सैनिक किसका है, सैनिक तो अंग्रेजों का है, यानी कंपनी का सैनिक है ना। यहाँ समझिए, सैनिक कंपनी का, जब सहायक संधि हुआ तो सैनिक हैदराबाद में आएगा और इसका खर्च हैदराबाद उठाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है। आई होप कि आप लोग समझे होइएगा। दूसरा ये हो गया शर्तें है सहायक संधि की, ऐसा होगा, है ना। तीसरा शर्त क्या था कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होगा। यानी कह रहा है कि जो सहायक संधि स्वीकार कर लेगा जो राज्य, उसको अपने राज्य दरबार में एक सलाहकार रखना होगा, रेजिडेंट रखना होगा, ठीक है, रेजिडेंट रखना होगा। और इससे पूछ करके कोई कार्य किया जाएगा, ठीक है ना। ये रेजिडेंट क्या करता था कि भारतीय जो राजा था उसके सहायक को तोड़ने लगता था और अपने में मिलाने लगता था। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डलहौजी के हड़प नीति में, ठीक है। चलिए, ये सब शर्तें हैं। आपको कोई भी शर्त चीज़ नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट करें, ठीक है। देखिए, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को अपने यहाँ अंग्रेजों को छोड़कर किसी अन्य यूरोपियों को सेवा में नहीं रखने होंगे। क्या कह रहा था कि अगर जो सहायक संधि स्वीकार कर लेगा, ठीक है ना, उसको क्या कि अंग्रेज को छोड़ करके किसी अन्य यूरोपियों को अपने यहाँ नहीं रखना होगा। मीन्स उस समय सिर्फ भारत में सिर्फ अंग्रेज नहीं था, फ्रांसीसी थे, डच थे, है ना, और भी कई थे, तो उनको नहीं रखना था, ठीक है। सिर्फ अंग्रेज़ों को ही रख सकता था कोई भी राजा यदि सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है तो, ठीक है। तो इस तरह से फ्रांसीसियों का भी भगा दिया। पांचवा जो सहायक संधि का शर्त था वो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के आंतरिक मामलों में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। कंपनी सिर्फ बाह्य मामले में हस्तक्षेप करेगी, आंतरिक में नहीं, ठीक है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कंपनी शत्रुओं से रक्षा होगी।
और इन सब के बदले जो युद्ध उद्ध होगा तो कंपनी रक्षा करेगी उस राज्य की। ये सहायक संधि की शर्तें थी। ठीक है, अब देखिए सहायक संधि की लाभ क्या थी उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सहायक संधि की लाभ सिर्फ कंपनी को हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। सहायक संधि का जो लाभ हुआ किसको हुआ? कंपनी को हुआ। भारतीय राजाओं को बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जितना हुआ सो हानि हुआ। ठीक है, कंपनी को लाभ हुआ क्या क्या, सो देखिए सैन्य खर्च में बचत हो गया। अब सैन्य खर्च में बचत कैसे हुआ भाई? मान लीजिए कंपनी के पास जितनी सेना है, ठीक है ना, वो सहायक संधि कर कर के अपना सारा सेना रहेगा तो भारत में ही, लेकिन सारा सेना वो कहाँ दे दे, अलग अलग राज्यों में चला गया उसका। ठीक है, अब जिस राज्य में गया उसका सैनिक, उस राज्य वह राज्य उस सैनिक का क्या होगा, सैनिक का टोली का पूरा का खर्चा उठाएगा वह राज्य जिससे सहायक संधि हुई है। मान लीजिए कि मैसूर सहायक संधि हुई मैसूर से। ठीक है, तो मैसूर उस सैनिक का खर्चा उठाएगा जो उसके राज्य में जितना सैनिक रहेंगे। तो इस तरह से सैनिक खर्च कम हो गया, कंपनी का हुआ ना। ठीक है, कंपनी के प्रभुत्व में विस्तार हुआ, जिसकी चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं कि किस तरह से उसका विस्तार हुआ, किस तरह से विदेशी संबंध वगैरह सब इसके हाथ में आ गया, और इस तरह से उसका विस्तार भी हुआ। ठीक है ना। देखिए फ्रांसीसी प्रभाव की समाप्ति हो गई है ना। फ्रांसीसी क्योंकि नौकरी पे रख नहीं सकता था फ्रांस किसी भी अन्य यूरोपियों को, तो इसका ही प्रभाव कम होने लगा। ठीक है, यानी कोई भी देशी राजा अगर सहायक संधि स्वीकार कर लेता है तो वो अन्य यूरोपियों को नहीं रख सकता है नौकरी वगैरह पे अपने पे, तो वहाँ से फ्रांसीसी को भी कोई काम नहीं मिलेगा तो भागेगा ना जी। ये कंपनी का राज्य क्षेत्र युद्ध से मुक्त हो गया। अब क्या हुआ कि सारा विदेशी संबंध तो कंपनी अपने हाथों में ले लिया। ठीक है ना, तो युद्ध करेगा नहीं। मान लीजिए यहाँ पे 4 राज्य बसा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब चारों राज्य में से 3 राज्य से भी 4 राज्य से 3 राज्य से भी सहायक संधि कर लिया। ठीक है ना, तो तीनों हो गया अंग्रेज के हाथ में। ठीक है ना, तो युद्ध होगा नहीं होगा, ये अकेला क्या कर पाएगा। मान लीजिए चारों से कर लिया तो बिल्कुल युद्ध नहीं होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से सहायक संधि का फायदा कंपनी को गया। इसके अलावा शांति की स्थापना हुई। युद्ध नहीं होगा तो शांति होगा ही निश्चित रूप से, और भारतीय रियासतों पर आसानी से नियंत्रण हो गया। और क्या हुआ कि भारतीय रियासत जो देशी राजाओं था उस पर पूरा तरह से नियंत्रण हो गया। ठीक है, किसका? कंपनी का। क्योंकि बाद में उन्होंने आरोप क्या लगाया अंग्रेज, हम लोग हड़प नीति में पढ़ेंगे, डलहौजी का हड़प नीति ही लाया। बोला कि सहायक संधि का तुम लोग पालन नहीं कर रहे हो, ये अब ऐसे होगा, और इस तरह से क्षेत्र हड़प लेता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सहायक संधि की हानि। सहायक संधि की हानि की बात करें तो सिर्फ देशी राजाओं को ही हानि हुआ है। कंपनी की सेना का आर्थिक बोझ भारतीय राजाओं पे पड़ा। बिल्कुल, कंपनी की सेना है ना, सेना कंपनी की, और आर्थिक बोझ खर्चा किसका हुआ? भारतीय राज्य का। तो एक राज्य का हानि हुआ। भारतीय राजाओं के सैनिक शक्ति का पतन हो गया। इसके अलावा क्या होता था कि मान लीजिए राज्य है, राज्य में पहले से भी जो सैनिक थे ना, भारतीय सैनिक मान लीजिए, तो अब तो अंग्रेज का सैनिक भी आ गया। ठीक है ना, तो दोनों का खर्चा तो उठा नहीं सकता था एक राज्य। ठीक है ना, और अंग्रेजी सैनिक का खर्च भी ज़्यादा होता था। ऐसे में वो अंग्रेज़ों को तो निकाल नहीं सकता था सहायक संधि करने के बाद, तो ऐसे में वो अपने भारतीय सैनिक को ही निकालने लगा, जिससे सैनिक का पतन हो गया और भारतीय राजाओं के अधिकार क्षेत्र में कमी हुई। और क्या होता था, कभी कभी वो सैनिक का खर्च नहीं उठा पाता था वो राज्य जो सहायक संधि स्वीकार किया है, तो उसके बदले में अपना क्षेत्र अंग्रेज़ों को देते थे। ठीक है ना, क्षेत्र देते थे, जैसे कि अवध ने भी दिया था, हैदराबाद है ना, इन सब क्षेत्र दे दिया था। ठीक है, वो सैनिक के बदले। ये हानि हुई। अब हम लोग देखेंगे वह कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि को हस्ताक्षर किए थे।
सबसे पहले हैदराबाद 1798 में स्वीकार किया था सहायक संधि को। उसके बाद मैसूर है ना, तंजौर 99 में ही, अवध 1801 में, कर्नाटक भी था। ठीक है, कर्नाटक ये मेन राज्य है, अन्य भी राज्य जो है स्वीकार किया था, पेशवा, सिंधिया और गायकवाड़ मराठा सब है, इन लोगों ने भी सहायक संधि स्वीकार किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम बताएंगे पीडीएफ किस तरह से मिलेंगे। आप हमारे सब्सक्राइबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके यदि आप बीए के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।